यूएफसी का इस साल का पहला इवेंट इतना इंसेन जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि आज जो फाइट नाइट कार्ड हुआ उसमें एक भी कोई बिग नेम नहीं था, बट जो फाइट्स गई वो बहुत ही ज्यादा इंसेन थी। और मेन इवेंट की जब बात करते हैं तो 6 में से 5 फाइट्स में हमें फिनिशेस देखने को मिले हैं, तो फॉर श्योर इस कार्ड की बात करना बनती है। तो इसीलिए आज की वीडियो में इस फाइट नाइट कार्ड का रीकैप करते हैं, जहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की पहली वेल्टरवेट फाइट से, जिधर पोना हेले सोरियानो उरुस मेडिच को 30 सेकंड्स में ही नॉकआउट कर देता है। तो बेसिकली ये फाइट जैसे ही स्टार्ट हुई है वैसे ही एकदम से खत्म हो गई, जहां पर नॉकआउट से पहले 2 बार ऐसा होता है कि उरुस मेडिच एक पंच लैंड करने के बाद जब बैकवर्ड मूव करता है तो उसके हैंड्स डाउन रहते हैं। और वैसे तो सेकंड टाइम ही सोरियानो ने उसे नॉकआउट करने का देखा था, बट वहां पर मेडिच बहुत ही क्लोज वे से बच जाता है। बट जब थर्ड टाइम की बात आती है तो उरुस मेडिच सोरियानो के ऊपर एक गुड बॉडी शॉट को लैंड करता है, बट फिर अगेन वापस बैकवर्ड मूव करते हुए उसके दोनों हाथ नीचे होते हैं और इस बार सोरियानो उसे कैच कर लेता है अपने राइट पंच से। और जैसे ही ये पंच कनेक्ट हुआ मेडिच ग्राउंड में गिर जाता है और बेसिकली फाइट तभी ओवर हो गई थी। बट फिर मल्टीपल ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस के बाद रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। तो इस फाइट नाइट कार्ड का मेन कार्ड ही बहुत इंसेन वे से स्टार्ट हुआ, जहां पर 30 सेकंड्स में ये नॉकआउट आया है। वेयरएज इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट फेदरवेट डिवीजन की थी और यहां पर एक बार फिर से क्रिश्चियन रॉड्रिगेज एक अनडिफीटेड फाइटर को बीट कर देता है और इस बार उसने बीट किया है ऑस्टिन बाशी को। ऑस्टिन बाशी फाइट से पहले 13-0 था और पता नहीं क्यों यूएफसी अनडिफीटेड फाइटर्स को क्रिश्चियन रॉड्रिगेज के अगेंस्ट दे देती है, क्योंकि ये विन मार्क करती है कि उसने 4 अनडिफीटेड फाइटर्स को बीट कर दिया है, जिसमें एक राउल रोसेस जूनियर भी था। तो फाइट के स्टार्टिंग में ही क्रिश्चियन रॉड्रिगेज बहुत ही ज्यादा काम था। इसी के साथ रॉड्रिगेज इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो पूरी फाइट में ट्रोलिंग वाले एक्शन कर रहा होता है। वो थोड़ा सा टॉन्ट कर रहा था ऑस्टिन बाशी को और बेसिकली काफी इजी वे से 3 में से 2 राउंड्स को विन करके वो फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। इस फाइट में रॉड्रिगेज के टेक डाउन डिफेंस बहुत ही ज्यादा इंसेन रहे, जहां पर हर बार ऑस्टिन बाशी उसे ट्राई कर रहा था टेक डाउन करने की, बट वो पूरा ही राउंड 1 में फेल हो जाता है, जहां पर क्रिश्चियन रॉड्रिगेज बहुत ही ज्यादा काम वे से उसे पीस अप कर रहा था अपने पंचे से। और हर बार जब भी ऐसा लगा कि इस बार तो क्रिश्चियन रॉड्रिगेज ग्राउंड में जाने वाला है, तो बहुत ही इंसेन स्प्रॉल दिखाते हुए वो हर टाइम टेक डाउन्स को डिफेंड कर ले रहा था। और जब राउंड 2 की बात करते हैं, जहां पर इवन जब वो टेक डाउन भी हुआ तो उधर भी उसने ऑस्टिन बाशी को जरा भी डैमेज को पुट इन नहीं करने दिया। बस ऑस्टिन को टेक डाउन्स मिल रहे थे, बट उसके अलावा वो इस राउंड में भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। बट इसी के साथ जब कमेंटेटर्स की बात करते हैं तो पता नहीं माइकल बिस्बिंग और स्पेशली डोमिनिक क्रूज क्या बोल रहे थे, क्योंकि अगर तुम उन्हें राउंड 2 में सुनते तो तुम्हें ऐसा लगता कि क्रिश्चियन रॉड्रिगेज बहुत बुरे तरीके से हार रहा है और बेसिकली उसे नॉकआउट करना पड़ेगा ऑस्टिन बाशी को, जो कंप्लीटली ही केस नहीं था। वो बहुत ही क्लोज वे से राउंड 2 में बीट हुआ। और जब राउंड 3 की बात आती है तो अगेन क्रिश्चियन फाइट को फीट में रखता है और बेसिकली अपनी किक्स होगी, उसके जो राइट पंचेस थे वो बहुत अच्छे से लैंड हो रहे थे और एंड में फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। तो चौथी विन अगेंस्ट अनडिफीटेड फाइटर्स, और यूएफसी को अब स्टॉप करना होगा क्रिश्चियन रॉड्रिगेज को अनडिफीटेड फाइटर्स देने में, क्योंकि क्रिश्चियन रॉड्रिगेज बन गया है नाइटमेयर मैचअप फॉर अनडिफीटेड फाइटर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट फाइट की बात करें तो ये फाइट थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल स्टॉप हुई है, जहां पर मिडिलवेट फाइटर रोमन कोपिलोव क्रिस कर्टिस को बीट कर देता है और वो क्रिस कर्टिस को नॉकआउट से बीट करता है। बट यहां पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉकआउट लास्ट राउंड के लास्ट सेकंड में आया है, यानी कि 4 मिनट्स एंड 59 सेकंड्स हो चुके थे, जहां पर रेफरी स्टेप इन कर जाता है और बेसिकली फाइट को स्टॉप कर देता है। डेफिनेटली ये फाइट वहां पर स्टॉप नहीं होनी चाहिए थी। आई मीन बस 1 सेकंड बचा था और ऐसा भी नहीं था कि क्रिस कर्टिस कंप्लीटली ही ब्लैंक नीचे गिरा हुआ है, बल्कि रोमन कोपिलोव की पार्शियल हेड किक खाने के बाद वो बहुत ज्यादा स्टन हो गया था। वो डेफिनेटली नॉकडाउन हुआ, बट फिर भी उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड था, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो अनकॉशियस हो गया है। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में रेफरी की तरफ से ये काफी बैड डिसीजन था। बट फिर भी जब हम फाइट को देखते हैं तो अल्टीमेटली रोमन कोपिलोव इस फाइट को विन करता बाय 2-1 यूनानिमस डिसीजन। राउंड 1 में रोमन कोपिलोव की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। आई मीन एक साइड क्रिस कर्टिस था जो अपने लाइट पंचे से फॉरवर्ड प्रेशर डालने की ट्राई कर रहा था, बट दूसरी साइड जब रोमन की बात करते हैं तो बेशक वो ज्यादा प्रेशर हो रहा था, बट फिर भी जो उसके पंचेस थे वो काफी हार्ड शॉट्स थे। और जो उसका साउथ पा से राइट जैब था उसने क्रिस कर्टिस को बहुत ज्यादा ट्रबल में डाल दिया था। एक टाइम पर क्रिस कर्टिस बहुत बुरे तरीके से रॉक हो गया था। बट फिर जब राउंड 2 की बात आती है तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा उल्टा होने लग पड़ता है, जिधर क्रिस कर्टिस अपनी स्पीड को शो कर रहा होता है और रोमन कोपिलोव थोड़ा सा टायर्ड होने लग पड़ा था। एक टाइम पर क्रिस कर्टिस भी अपने लेफ्ट पंच से रोमन
कॉपिलॉफ की राइट आई के ऊपर कट लगा देता है और बेसिकली बार बार उस कट को टारगेट कर रहा होता है ताकि वो कट ज्यादा ओपन हो जाए और रोमन कॉपिलॉफ को राइट आई से देखना मुश्किल हो जाए। बट फिर क्रिस कर्टिस के लिए एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज होती है जहां पर मिड ऑफ द राउंड 2 में सबसे पहले रोमन कॉपिलॉफ एक बॉडी शॉट को थ्रो करने की ट्राई करता है, बट क्रिस कर्टिस उस पंच को ब्लॉक कर लेता है और वो पंच रीडायरेक्ट होके उसके मेन पॉइंट पे लग जाता है, जिसकी वजह से फाइट को स्टॉप करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर 30 सेकेंड्स रोमन कॉपिलॉफ को मिल जाते हैं अपनी ब्रीदिंग को वापस लाने में, और उसके ऊपर से जैसे ही फाइट रीस्टार्ट होती है तो वहां पर रोमन कॉपिलॉफ एक आई पोक भी कर देता है। अगेन यहाँ पर रोमन कॉपिलॉफ को रेस्ट मिल जाती है और फिर उसके बाद जब फाइट फिर से स्टार्ट होती है तो राउंड 2 के एंड में ऐसा लग रहा था कि कंप्लीटली ही रोमन कॉपिलॉफ जो टायर्ड था उससे अब एकदम से एक्टिव बन चुका है, जहां पर वो क्रिस कर्टिस के ऊपर बीटिंग को पुट ऑन करने लग पड़ता है। अब राउंड 3 भी समवट सेम ही गया है, जहां पर रोमन कॉपिलॉफ ज्यादा फास्ट था क्रिस कर्टिस से, बस यहाँ पर क्रिस कर्टिस प्रेशर को ही मेंटेन कर पा रहा था। बट उसके अलावा जब ऑफेंसिव गेम की बात आती है तो वो ज्यादा हार्ड शॉट्स को थ्रो नहीं कर पा रहा था, और फिर लास्ट के 5 सेकेंड्स में रोमन कॉपिलॉफ एक हेड किक को थ्रो करता है जो वैसे तो क्रिस कर्टिस पार्शली ब्लॉक कर लेता है, फिर भी इंपैक्ट की वजह से वो ग्राउंड में गिर जाता है। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, यहाँ पर रेफरी को फाइट स्टॉप नहीं करनी चाहिए थी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो बेसिकली मेरे लिए फाइट थोड़ी सी फनी थी, जहां पर वैसे तो इस मिडिल वेट फाइट में सीजर अल्मेडा बहुत ही ब्रूटल वे से नॉकआउट कर देता है अब्दुल अल हसन रजाक को, जो नॉकआउट होने के 5 to 10 मिनट्स उस पोजीशन से ही नहीं हिलाए, बल्कि जब वो वापस अपने फीट में भी खड़ा हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा स्टंबल कर रहा था, और इससे पता लगता है कि ये नॉकआउट कितना ज्यादा ब्रूटल था। बट फनी चीज के ऊपर भी मैं आता हूं, जहां पर फाइट स्टार्ट होती है और जैसे ही अब्दुल कोई भी पंच को थ्रो कर रहा था तो उस पंच में ऐसा लग रहा था कि वो सीजर अल्मेडा के हेड को टेक ऑफ करना चाहता है, और एग्जैक्टली उसने समवट ऐसा कर दिया था, जिधर वो एकदम से राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो करता है जो सीजर अल्मेडा को नॉक डाउन कर देता है। बट यहाँ पर अब्दुल रजाक को चाहिए था कि वो थोड़ा सा काम रहे और अपने पंचेस को पिक करे, बट वो इसका कंप्लीट ऑपोजिट करता है, जहां पर सपोज कर लो कि अब्दुल के अंदर माइकल चैंडलर की आत्मा आ चुकी थी, जिधर वो बिना कुछ सोचे समझे एक पिटबुल की तरह रश इन कर जाता है और अपने दोनों हाथों से वाइल्ड पंचेस को स्विंग कर रहा होता है सीजर अल्मेडा को नॉकआउट करने के लिए। और यहीं पर एकदम से सीजर अल्मेडा काउंटर लेफ्ट हुक को थ्रो करता है जो पूरा अब्दुल के फेस पे कनेक्ट हुआ, और ये पंच से अब्दुल रजाक फ्लैट लाइन आउट कोल्ड हो गया। पता नहीं क्यों मैं अब्दुल रजाक को माइकल चैंडलर से कंपेयर कर रहा था, और बेसिकली मुझे फ्लैशबैक्स आए थे जब माइकल चैंडलर डस्टिन पोरियर को बीट कर रहा होता है और वहां पर वो डस्टिन के राइट हुक को खाता है, तो समवट सेम वे से ही यहाँ पर अब्दुल रजाक सीजर अल्मेडा के लेफ्ट हुक को खाता है, और यही सोचकर मुझे ये पार्ट काफी फनी लगा। बट जब हम नॉकआउट की बात करते हैं तो ये नॉकआउट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, तो होपफुली अब्दुल रजाक हेल्दी हो। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी इस कार्ड की को मेन इवेंट, जहां पर क्या ही इंसेन वे से वेल्टरवेट फाइटर सैंटियागो पोंसिनिबियो कमबैक करता है और राउंड 3 में कार्लसन हैरिसन को फिनिश करके वो फाइट को विन कर जाता है। राउंड 1 में 2 बार नॉकडाउन होना, राउंड 2 में 1 बार नॉकडाउन होना, और फिर राउंड 3 में आकर अपने ओपोनेंट को फिनिश करना, सैंटियागो पोंसिनिबियो ने बहुत ही इंसेन कमबैक किया है। जहां पर फाइट की अगर हम बात करें तो राउंड 1 में क्लियर था कि कार्लसन हैरिस आउट मैच कर रहा है सैंटियागो को, वो स्पेशली अपने जैब से मल्टीपल टाइम सैंटियागो को हर्ट करता है, और फिर राउंड 1 के लास्ट मिनट में वो मोमेंट आती है जहां पर टेक्निकल ओवरहैंड राइट तो नहीं बोलूंगा, ये काइंड ऑफ एक स्लैपिंग ओवरहैंड राइट था जैसे स्लैपिंग हुक होता है, जहां पर सेम ही पंच से वो 2 बार सैंटियागो पोंसिनिबियो को नॉक डाउन कर देता है। बट सैंटियागो यहाँ पर अमेजिंग हार्ट को शो करता है, उसका रिकवरी रेट बहुत ज्यादा फास्ट था, जहां पर दोनों बार नॉकडाउन होने के बाद वो बहुत जल्दी वापस खड़ा हो जाता है और वापस पंचेस को ट्रेड करने लग पड़ता है। जहां पर फिर राउंड 2 की बात करें तो इस राउंड में सैंटियागो थोड़ी सी अपनी गेम को चेंज करता है, जिधर वो फर्स्ट राउंड से अब और भी ज्यादा प्रेशर को पुट ऑन कर रहा था, और इसके साथ अब सैंटियागो राइट हुक और लेफ्ट हुक को भी थ्रो करने लग पड़ा, क्योंकि इससे पहले सैंटियागो बस एक जैब हो गया और उसको फॉलो अप करते हुए एक स्विंगिंग राइट पंच हो गया, बस इन्हीं दोनों पंचेस को थ्रो कर रहा था। बट इस राउंड में सैंटियागो ने थोड़ी सी अपनी गेम को चेंज किया, जहां पर बेसिकली वो पूरे राउंड को ऐसे ही विन करता है। बस यहाँ पर मिड ऑफ द राउंड 2 में एक ऐसी मोमेंट आती है जहां पर सैंटियागो लेग किक थ्रो करता है, बट एकदम से हैरिस यहाँ पर उसे काउंटर करता है अपने जैब से, और क्योंकि इस मोमेंट में सैंटियागो बस एक सिंगल लेग में था और ऑफ बैलेंस था, इसीलिए वो नॉकडाउन हो जाता है। बट ये पंच कुछ ज्यादा क्रेजी नहीं था, और फिर उसके बाद से ही जितना भी रिमेनिंग राउंड 2 था वो भी सैंटियागो विन करता है।
अब जब राउंड 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही फाइटर्स अपने पंचेस को स्विंग कर रहे होते हैं बहुत ही हार्ड वे से, और इसी के बीच में मिड ऑफ द राउंड 3 में जो फर्स्ट राउंड में सैंटियागो जैब के बाद वो राइट स्ट्रेट पंच लैंड करने की ट्राई कर रहा था, वो उसे फाइनली राउंड 3 में मिल जाता है, जहां पर वो इस पंच को 3 से 4 बार कनेक्ट करता है। और हर बार जब भी वो हैरिस के ऊपर ये पंच कनेक्ट कर रहा था, कार्लसन हैरिस बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो रहा था। और फिर फाइनली इतनी ज्यादा बीटिंग लेने के बाद एक और राइट पंच से कार्लसन हैरिस ग्राउंड में गिर जाता है। वो जैसे तैसे वापस खड़ा होता है, बट वहां पर सैंटियागो फिर से राइट स्ट्रेट पंच फॉलो अप बाय अपर कट और उसके बाद लेफ्ट हुक को लैंड करता है, जो कार्लसन हैरिस को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर देता है। और ये देखते हुए रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। अब अगेन समवट मैं यहां पर बोलूंगा कि स्टॉपेज थोड़ा सा अर्ली था, क्योंकि बेशक हैरिस बहुत बुरी तरीके से हर्ट था, बट वो यहां पर नॉकआउट नहीं हुआ या फिर ग्राउंड में नहीं गिरा, वो फिर भी अपनी फीट में था और पंचेस को ब्लॉक करने की ट्राई कर रहा था। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये फाइट स्टॉप नहीं होनी चाहिए थी, बट अल्टीमेटली मुझे यहां पर लगता है कि इवेंचुअली सैंटियागो को नॉकआउट मिल ही जाता। और अब मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट फाइट, तो ये फाइट एक रीमैच फाइट थी विमेन स्ट्रॉवेट डिवीजन की, जहां पर मैकेंजी डन अमांडा रिबास को बीट कर देती है बाय राउंड 3 सबमिशन। अब ज्यादा कुछ एक्टिविटी इस फाइट में नहीं हुई है, तो इसीलिए बहुत जल्दी से अगर मैं कवर करूं तो बेसिकली फर्स्ट राउंड में क्योंकि मेजॉरिटी फाइट फीट में रहती है, तो इसीलिए अमांडा रिबास फाइट को विन कर रही होती है। आई मीन ये मैकेंजी डन की हर एक फाइट में होता है, जहां पर जिस भी राउंड में फाइट ग्राउंड में नहीं जाती है तो वो राउंड को मैकेंजी डन हारती है। बट इसके बाद जब राउंड 2 की बात आती है तो मैकेंजी डन को अपने टेक डाउन्स मिलने लग पड़े और वो बेसिकली पूरा राउंड अमांडा रिबास को ग्राउंड में होल्ड करके रखती है, उसके ऊपर मल्टीपल सबमिशंस को लॉक इन करने की ट्राई कर रही थी। और फिर एंड ऑफ द राउंड 2 में वो काफी अच्छे ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को भी थ्रो करती है, जिससे कि अमांडा रिबास को कट भी लग जाता है, वो अपने फेस से ब्लीड भी करने लग पड़ती है। और उसके बाद जब राउंड 3 की बात करें तो यहाँ पर भी मैकेंजी डन आर्म बार लगाने की ट्राई कर रही थी, इसीलिए अगर हम देखें तो काइंड ऑफ अमांडा रिबास के पास टॉप पोजीशन थी और उसे यहाँ पर चाहिए था कि वो थोड़ी सी पावर को दिखाकर कैसे भी उस सबमिशन अटेम्प्ट से बाहर निकले और बेसिकली फाइट को वापस फीट में लेके आए, बट वो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रही थी। आई मीन 1 या फिर 2 मिनट तक एग्जैक्ट सेम पोजीशन में फाइट रही है। और फिर फाइनली जब राउंड ओवर होने में सिर्फ 4 सेकंड बचे थे, वहां पर मैकेंजी डन इस आर्म बार को लॉक इन कर देती है और जैसे ही ये आर्म बार लॉक इन हुआ, स्प्लिट ही सेकंड में अमांडा रिबास को टैप आउट करना पड़ता है। तो मैकेंजी डन इस रीमैच को विन कर जाती है बाय राउंड 3 सबमिशन। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये एक अमेजिंग फाइट नाइट कार्ड था, बिना कोई बिग नेम फाइटर के इस कार्ड का सक्सेसफुल होना बहुत ही ज्यादा कम था। मैं तो बोल चुका था कि ये कार्ड बहुत ही एवरेज सा बोरिंग सा कार्ड रहने वाला है, बट इस कार्ड ने सबको शॉक कर दिया। ये कंप्लीट ऑपोजिट कार्ड पड़ गया, जहां पर हर एक फाइट बहुत अमेजिंग गई, सारी फाइट्स देखने में मजा आया। और ये यूएफसी का बेस्ट वे था इस साल को स्टार्ट करने का, जहां पर वो कोई भी बिग नेम टैलेंट को अभी यूज भी नहीं करते हैं और फिर भी उन्हें इतना अमेजिंग कार्ड मिल गया।